सभी को गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सब? सभी को गुड आफ्टरनून। चलो भाई स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और एज यूजुअल एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत शानदार क्लास आपकी रहेगी। सभी को गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास हमारी परसों हुई थी और कल हमारी क्लास नहीं हुई। द रीज़न वॉज क्वाइट एविडेंट कि आदित्य सर का बर्थडे था कल। आदित्य सर का कल बर्थडे था, जिसकी वजह से कल कोई भी क्लास नहीं हुई एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलो भाई। बाकी आज ये सेकंड क्लास है प्रोनाउन की। और पिछली जो क्लास हुई थी हमने वहाँ पे प्रोनाउन का बेसिक बेसिक समझा था कि किस तरीके से हम प्रोनाउन को पहचाने, कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा डिटरमिनर होता है। उसके बाद में आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताए गए थे। एक बार सारे बच्चों को रिवीजन के लिए लिखा मैं पहली क्लास में चुका हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार मैं रिपीट करके एक बार बोल के बताऊंगा कि कितने प्रोनाउन थे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट लिखें कि कितने प्रोनाउन आपने पढ़े थे, कितने टाइप के प्रोनाउन हमने आपको बताए थे लास्ट क्लास में। सबसे पहला क्या था भाई? सबसे पहला था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने कहा एक लड़का वहां खड़ा है, एक लड़के के लिए मैंने एक प्रोनाउन यूज किया तो ये अपने आप में एक पर्सनल प्रोनाउन है। मैंने कहा एक लड़की है तो उसके लिए अगर मैंने सी यूज किया तो ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। फिर मैंने कहा कि वहां पे 5 लड़के खड़े हैं, उन पांचों के लिए मिला के मैंने एक प्रोनाउन यूज करा दे, तो वो भी अपने आप में एक पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि वो भी किसी को रेफर कर रहा है। मैंने कहा मैं, यानी कि मैंने अपने लिए एक प्रोनाउन यूज किया आई, तो ये भी मुझे रेफर कर रहा है, तो ये भी अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन है। साथ ही साथ में हमने कहा मैं और बाकी के मेरे सारे दोस्त, तो हम सारे लोग हुए, तो हम भी कुछ लोग हैं, हमें अगर रेफर कर रहा है तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। यानी कि जब किसी डेफिनिट चीजों को हम रेफर करते हैं, डेफिनिट लोगों को हम रेफर करते हैं, तो वो प्रोनाउन आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये बॉटल है और इस बॉटल के लिए मैंने लगाया इट, तो क्या सर इट आपका पर्सनल प्रोनाउन है या नहीं है? तो दोस्त समझिएगा, पर्सनल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पर्सन वाले, पर्सनल का मतलब हो सकता है थिंग वाले भी, तो इट भी एक पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा होता है। ठीक है, इट भी अपने आप में पर्सनल प्रोनाउन का ही हिस्सा होता है। फिर कहोगे सर ऐसे तो फिर हर चीज पर्सनल हो जानी चाहिए। बेटा हर चीज तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कहा डेफिनिट चीजों का जब हिस्सा हो, मतलब डेफिनिट चीजों को जब रेफर करते हैं वो पर्सनल होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरा हमने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब है जब कोई काम हम करें और वो काम हमारे ऊपर ही उल्टा आ जाए, तो वो रिफ्लेक्स कर गया, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि माई सेल्फ, मैंने कहा आई हिट माई सेल्फ, आई स्लेप्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा ली। तो ऐसा बेसिकली क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। ठीक है, तीसरा हमने आपको बताया था इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक का मतलब होता है जो इम्फेसाइज करे। इम्फेसाइज करने का मतलब है जो किसी चीज पे जोर डाले। जब हम जोर डाल के कहना चाहते हैं ये काम हमने किया है, भाई खुद मैंने, जैसे मैं कहूं कि ये पूरी की पूरी पीपीटी मैंने खुद बनाई है, भाई खुद से बनाई है, तो आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड दिस पीपीटी, खुद से। तो जब हमें किसी चीज पे जोर डाल के ये कहना हो कि ये काम मैंने खुद से किया है भाई, किसी और से नहीं करवाया है, तो वो जो खुद से वाला सेंस है, वो सेंस अपने आप में आपका क्या कहलाता है, वही आपका रिफ्लेक्स इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। भाई क्लासेस रेगुलर ही चलेंगी। कल क्लास ना होने का रीज़न आप सभी जानते हैं, आदित्य सर का जन्मदिन था और ऑफलाइन में हमारा एक भंडारा हमने ऑर्गेनाइज करा था रैंकर्स गुरुकुल की तरफ से आदित्य सर के जन्मदिन पे। तो आदित्य सर के जन्मदिन पे भंडारा था, वहाँ पे हम सभी लोगों का प्रेजेंट रहना ज़रूरी था, जो कि भंडारा सुबह लगभग 11:30 बजे से और शाम को लगभग आपका 4-5 बजे तक चला था।
तो उस टाइम पे हमारा वहाँ प्रेज़ेंट रहना ज़रूरी था, इसीलिए कल क्लास नहीं ली, है ना? तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है भाई, आ जाओ। तो ये बात समझ आ गई भाई, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक। इसके बाद में आपके आ जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कह लीजिए, या फिर आप अगर पहले डेमोन्स्ट्रेटिव को रखना चाहते हैं। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में पहले समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करे, किसी की तरफ इशारा करे। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव आपके आ जाते हैं, ईदर, नीदर, ईच, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। उसके बाद में आपके इंडेफिनिट आ जाते हैं। उसके बाद में आपके रेसिप्रोकल आ जाते हैं। तो इस तरीके से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन थे। इसके बाद में हमें शुरू करना है भाई पर्सनल प्रोनाउन। भाई देखो, पर्सनल प्रोनाउन जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं और इनका क्या मतलब होता है, देखिएगा। देखिएगा, सुनिएगा एक बार बहुत ध्यान से इस बात को। फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन पर्सन में बांटते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम पर्सन में बांटते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे फर्स्ट पर्सन भाई। सबसे पहली जो आपकी हेडिंग लगनी चाहिए वो होनी चाहिए कि भाई फर्स्ट पर्सन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। बेटा, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात करता है वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है। कोई बात कर रहा है, कोई कुछ जो कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। यानी कि बोलने वाला आदमी फर्स्ट पर्सन कहलाता है। कौन भाई? बोलने वाला, जो कुछ बात कह रहा है। और बोलने वाला अपने लिए क्या यूज करता है? या तो आई यूज करता है। मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं अपने लिए हमेशा क्या यूज करूंगा? आई। तो बोलने वाला पर्सन हमेशा अपने लिए आई का प्रयोग करता है। तो ये तो आई हो गया। ठीक है, साथ ही साथ में मान लीजिए कि हम यहाँ पे दो लोग खड़े होके बोल रहे हैं कि भाई हमने देखो आपके लिए ये किया है, हमने देखो आपके लिए ये किया है, या हमने ये चीजें ऐसे करी हैं, हम इस चीज को ऐसे करना चाहते हैं। तो बोलने वाला आदमी अपने लिए हम भी यूज कर सकता है, वो अगर एक से ज्यादा लोग हैं। तो यानी कि बोलने वाला अगर एक है तो वो अपने लिए आई लगाता है। तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहला प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा भाई? आई। और अगर बोलने वाले एक से ज्यादा हैं तो वो अपने लिए वी का प्रयोग करते हैं। तो आई हो गया और वी हो गए, ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। बात करेंगे भाई सेकंड पर्सन की। अब आप जल्दी से आंसर करिएगा, सेकंड पर्सन क्या होता होगा? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। सेकंड पर्सन, देखो भाई, सबसे पहले बात हमारे किसी भी सेंटेंस में, किसी में भी, ये जरूरी है कि बात किसने बोली है। बहुत जरूरी होता है भाई। अगर हमें पता ही नहीं है किसने बोली है तो कैसे हो पाएगा? यानी कि सेंटेंस जिसके द्वारा बोला जाता है या कोई भी बात जिसके द्वारा बोली जाती है वो तो फर्स्ट पर्सन है। लेकिन उस बात को जो भी सुनता है, उस बात को सुनने वाला जो आदमी है वो आपका सेकंड पर्सन कहलाता है। उस बात को सुनने वाला, और अगर वो बात लिखी गई है तो उस बात को पढ़ने वाला जो आदमी है वो आपका सेकंड पर्सन कहलाता है। तो सेकंड पर्सन बेसिकली आपका होता है यू। अब भाई आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि सर, जिस तरीके से आपने कहा कि भाई सुनने वाला हो सकता है, मतलब बोलने वाला हो सकता है एक हो, और बोलने वाला हो सकता है एक से ज्यादा हो। दोनों ही हो सकते हैं। हो सकता है एक आदमी कुछ कह रहा है और हो सकता है एक से ज्यादा लोग कुछ कह रहे हैं। ऐसे ही सुनने वाला हो सकता है एक हो सकता है कि आज क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा लाइव हो तो एक बंदा मुझे सुन रहा है, और हो सकता है कि अभी जैसे क्लास में 1000 बच्चे लाइव हैं तो 1000 बच्चे हमको सुन रहे हैं। यानी कि सुनने वाला एक भी हो सकता है और सुनने वाला एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन बेटा खास बात यह है कि ये जो यू है यही एक के लिए यूज होता है और यही एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। ये यू एक के लिए भी यूज होता है और एक से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक ख्याल आएगा कि सर, अगर ये एक के लिए यूज होता है तो इसको सिंगुलर के तरीके से क्यों नहीं लिख सकते? बेटा एक बात बताइए, मैंने कहा यू आर ऑनेस्ट, बेटा कैसे कह दूं? मैंने कहा आप ईमानदार हो। क्या इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि ये बात मैं एक आदमी से कह रहा हूं या दो आदमी से कह रहा हूं? नहीं पता चल रहा। कैसे कह दूंगा कि मैं एक से कह रहा हूं? हो सकता है मेरे सामने चार आदमी खड़े हैं तो इस बात को सुनने वाले चार हो गए तो प्लूरल हो गया। और हो सकता है मेरे सामने एक ही आदमी खड़ा है तो इस बात को सुनने वाला अकेला इंसान रह गया। अगर बेटा एक है या चार है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
इसीलिए अगर हम इसमें सिंगुलर प्लूरल करते हैं ना कि भाई यू एक को कर रहा है तो इज लगा दो, और यू एक से ज्यादा को कर रहा है तो आर, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ यू एक की बात कर रहा है, कहाँ एक से ज्यादा की बात कर रहा है। जब हम डिसाइड ही नहीं कर पाते तो फिर अलग वर्ब लगा कैसे सकते हैं, और अगर हम अलग लगा ही नहीं सकते तो फिर हमें एक डिसाइड करनी थी। और हमने, क्योंकि हम नॉर्मली हिंदी में भी आप देखोगे ना तो इज्जत से हमेशा बोलते हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं आप क्या कर रहा है, नहीं, हम कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं। मैंने कहा आप कहाँ जा रहा है, नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं। शुद्ध हिंदी तो इसी तरीके से हमें सिखाई जाती है। यानी कि हम अगर सिंगल आदमी है ना तो हिंदी में भी ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि दो चार लोग हों वहां पे, जैसे कि दो चार लोग हों वहां पे। तो यहां से मैं देख के ये कह सकते हैं कि भाई यू के साथ में हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, यू वैसे एक को और एक से ज्यादा दोनों को रेफर कर सकता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा और हमेशा प्लूरल आएगी। ये बात क्लियर है सभी लोगों को कि यू के साथ में हमेशा और हमेशा वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। अब हमने दो पर्सन की बात कर ली, अब हम थर्ड पर्सन कौन है भाई। हमने बोलने वाले की तो बात कर ली, हमने सुनने वाले की भी बात कर ली, अब ये तीसरा कौन बचा, थर्ड पर्सन आखिरकार है कौन, हु इज द थर्ड पर्सन। भाई देखो, कई बार हम क्या होता है, मैं और आप दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैंने कहा कि यार देख, ये मोहन है ना, यार ये ना गलती कर रहा है, इसको ये काम नहीं करना चाहिए। मोहन को ना यार उसके सुहानी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सुहानी ठीक लड़की है, मोहन ने ही कोई गलती की होगी। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, इस बात का भाव समझने की कोशिश कर। मैं बोलने वाला हूं, आप सुनने वाले हैं, लेकिन ना तो मोहन इस बात को सुन रहा है, ना ही सुहानी इस बात को सुन रही है। यानी कि जिनके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके बारे में बात की जा रही है, वो आपके थर्ड पर्सन कहलाते हैं। थर्ड का मतलब देखो, फर्स्ट बोलने वाला, सेकंड सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात की जाती है। इसलिए आपने सुना भी होगा अक्सर, यार तीसरे आदमी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, यार तीसरे को बीच में क्यों ला रहा है। ऐसे सुना है ना अक्सर करके, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है और पत्नी या फिर पति किसी का रेफरेंस देते हैं कि यार उसने ऐसी बात कही थी, तो फिर ऐसा डायलॉग अक्सर सुनने को मिलता है कि तीसरे को बीच में मत लाओ। तीसरे को मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो, तीसरे पर्सन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो थर्ड पर्सन का कोई काम नहीं होना चाहिए। वीडियो रुक रही है, क्या करूं, कभी कभी ये वीडियो बहुत परेशान कर देती है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देंगे यार। हेलो, नमस्ते सर। सर ये मेरे स्टूडियो में क्या दिक्कत है, ये पता नहीं क्यों रुकती है वीडियो ऐप की, मेरे वाले में। गुरुजी हैं, सर यूट्यूब तो बढ़िया चलता है, यूट्यूब पे तो मैं रेगुलर अपने से ही लेता हूँ। अरे सर ऐसे मजाक मत करो, बच्चे परेशान होते हैं। आप देखो एक बार, थोड़ी देर देखना, देखो बहुत अटकती है वीडियो, है ना। मैनी डेस्क का फोटो भेजता हूँ और मैं पढ़ाऊंगा नॉर्मली, फिर आप देखना कि कितनी बार ये रुकती है। और सर वाईफाई मैंने 100 MBPS लगवा रखा है, आपने मुझसे 40 कहा था। मैंने तो 100 वाला लगवा रखा है।
एनी डेस्क अभी अब फ़ोन काटोगे तभी तो फ़ोटो भेजूँगा। एक सेकंड रुक जाओ। कहाँ से मिलता है सर इसमें एनी डेस्क? एनी डेस्क कहाँ से मिलेगा? मिल मिल गया, मिल गया, मिल गया। मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ आपको। नंबर है सर 8399141587। 587। कर दूँ ओके? मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप देखना थोड़ी देर। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ भाई। टीम को मैंने अपना एक्सेस दे दिया, टीम देखेगी। देखो भाई, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे भाई। थर्ड पर्सन जैसे मैंने बताया, फर्स्ट बात करने वाला, सेकंड जो बात को सुनता है वो हो गया, और थर्ड होता है जिसके बारे में बात करी जाती है, जिसके बारे में बात करी जाती है। तो थर्ड पर्सन में अब देखो क्या है कि हमने डिस्टिंक्शन कर लिया अलग अलग। अगर हम किसी लड़की की बात करते हैं, यानी कि आप अगर अपनी महिला मित्र की बात कर रहे हैं, तो आप उसके लिए सी का प्रयोग करोगे। और अगर आप लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ही का प्रयोग करोगे। और अगर आप लड़की लड़का या मैं कहूं एक से ज्यादा किसी की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, एक से ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो हम दे का प्रयोग करते हैं। और लेकिन जब आप निर्जीव चीजों का जिक्र करते हैं तो आप इट का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, पहली बात क्या आ सकता है? ही। दूसरी बात क्या आ सकता है? सी। और तीसरी बात क्या आ सकता है? इट। ये तीनों ही सिंगुलर हैं। ये मेल कैटेगरी के लिए आता है, ये फीमेल कैटेगरी के लिए आता है, और ये आपका निर्जीव चीजों के लिए आता है। चौथा जो आपका बनता है वो होता है दे, जो कि इन तीनों के ही प्लूरल के केस में आता है। चाहे आपको बुक्स के बारे में बात करनी है तो भी दे लगाओगे, आपको लड़कियों के बारे में बात करनी है तो भी दे लगाओगे, अगर आपको लड़कों के बारे में बात करनी है तो भी दे लगाओगे। यानी कि हर केस में आपको दे लगाना है प्लूरल के सेंस में। ठीक है, आपको हर केस में दे लगाना है प्लूरल के सेंस में। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपके तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये तीनों पर्सन समझ ना आए हो या कोई भी दिक्कत आपको लगी हो, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाई। अब नहीं, अब ये रुकेगा नहीं ना, क्योंकि टेक्निकल टीम इसको देख रही है तो जब से बात करी है अब नहीं रुक रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा रुके तो टेक्निकल टीम देख पाए कि दिक्कत क्या है इसमें, लेकिन अब नहीं रुक रहा है। आ जाओ भाई। अब देखेंगे भाई केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब देखो केसेस ऑफ प्रोनाउन में क्या होता है, इस बात को बड़े गौर से समझिएगा भाई। एक बार देखो, सबसे पहले हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं भाई सब्जेक्ट में। ठीक है, दूसरा हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं भाई ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट भी हो सकता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तीसरा, हम भाई कई बार पजेसिव केस का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं भाई? पजेसिव का। और पजेसिव के केस में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि पजेसिव वाले डिटर्मिनर भी हो सकते हैं और पजेसिव वाले आपके प्रोनाउन के तरीके से भी फंक्शन कर सकते हैं। यानी कि वो दो तरीके से आपके फंक्शन करते हैं, डिटर्मिनर भी और प्रोनाउन वाले भी। तो इसीलिए आप इसको हमेशा दो भागों में पढ़ेंगे पजेसिव को, कि पजेसिव डिटर्मिनर क्या है और डिटर्मिनर क्या होता है। अगर नाउन साथ लिख रखा है और तब पजेसिव केस का जिक्र किया गया है तो हम कहेंगे कि ये पजेसिव डिटर्मिनर है। और अगर पजेसिव अकेला आ रखा है, वहां पे नाउन नहीं है, तो वो पजेसिव प्रोनाउन है। मैंने कहा था दिस इज माई हाउस, इसका मतलब है हाउस के पहले माई लगाया है, नाउन के पहले, तो माई आपका डिटर्मिनर हो गया। और अगर हमने लिखा दिस हाउस इज माइन, तो माइन अकेला रह गया, इसका मतलब है माइन आपका प्रोनाउन है। बस इतना सा आपका फर्क है, इतना सा आपका डिफरेंस है। आ जाओ भाई। अब देखिएगा, सब्जेक्ट में जब चीजें होती हैं तो इनको अलग तरीके से लिखा जाता है। जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट में आता है तो हम इसको नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस होता है भाई? नॉमिनेटिव केस। ध्यान से और बड़े प्यार से इस बात को समझिएगा, नॉमिनेटिव केस होता है।
कई बच्चे इस नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जान लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो बच्चे इसको सब्जेक्टिव केस बोल देते हैं। तो इसमें अगर कोई बच्चा इसको सब्जेक्टिव केस बोल रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आप इसको क्या बोल देते हैं भाई? इसको ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, या फिर मैं कहूं एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव केस। और एक्यूजेटिव केस को कुछ बच्चे कॉमन लैंग्वेज में अपना ऑब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं। आप ऑब्जेक्टिव कहिए या एक्यूजेटिव कहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपको समाज में उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी आपको एक्यूजेटिव कहने पे मिलती है। तो जो आप चाहें यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों नाम आपको बता दिए हैं, ये स्टैंडर्ड नेम है और ये आपके वो नेम है जो जनरल जनता में फेमस रहते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, पजेसिव की जब हम बात करते हैं भाई, तो पजेसिव में पहली बात हमें दोनों चीजें समझनी चाहिए कि पजेसिव में आपका डिटर्मिनर भी हो सकता है और पजेसिव में आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। डिटर्मिनर भी हो सकता है पजेसिव में और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, अब फिर कैसे, क्या हमें समझ आना चाहिए? और भाई पजेसिव केस को पजेसिव केस ही कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या समझ आना चाहिए? जैसे कि आपको मैंने प्रोनाउन बताए थे अभी अभी थोड़ी देर पहले, कौन से बताए थे? एक बार आप सारे लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको समझ आएगा। देखिएगा, मैंने जैसे कहा था आई आपका एक प्रोनाउन है ना भाई? जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ एक टेबल बना के छोटी सी। जैसे कि आई था, आई सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन आई का अगर ऑब्जेक्ट देखोगे ना बेटा तो मी होता है। ठीक है, और अगर इसका डिटर्मिनर देखोगे पजेसिव वाला तो माई होता है, और पजेसिव प्रोनाउन आपका माइन होता है। एक चीज इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव केस, जिसको हम माई सेल्फ बोल देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हम साथ में जान लेंगे यहाँ पे, तो वो माई सेल्फ होता है। इसी प्रकार से ये सारे के सारे होते हैं। तो इन पे एक टेबल आपको ये पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। इस पूरी की पूरी टेबल में हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है। इस टेबल को मैं आपके सामने एक बार एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा भाई, सबसे पहले हम पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हमारा, फर्स्ट पर्सन में हमारे दो प्रोनाउन आते हैं, एक आता है आई और दूसरा आता है वी। ठीक है, और ये आपका नॉमिनेटिव केस होते हैं। कौन सा केस? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब है भाई सब्जेक्टिव केस, हमने यहाँ पे लिख ही रखा है ना, सब्जेक्टिव केस। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। इसी का एक्यूजेटिव केस बोल देते हैं, एक्यूजेटिव, या फिर जिसको ऑब्जेक्टिव केस हम बोल देते हैं, वो होता है आपका मी। आई के लिए, आई के लिए एक्यूजेटिव क्या होता है? मी। और वी के लिए एक्यूजेटिव आपका क्या होता है भाई? अस हो जाता है। तो वी के लिए अस आ जाता है। तो इस चीज को समझेंगे। आई अपने आप में सिंगुलर है, वी अपने आप में प्लूरल। आई को मैंने सिंगुलर भाई क्यों बोला? आई का मतलब कितने लोग, मैं अकेला ही तो। आई का मतलब भाई मैं, तो एक को रेफर करता है आई हमेशा। हालांकि वो बात अलग है कि आई के साथ में हम वर्ब प्लूरल के तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि हम एम तो यूज करते हैं, उसके अलावा पास्ट में हम वॉज यूज करते हैं, प्रेजेंट में हम डू यूज करते हैं, डज नहीं लगाते। आई के साथ एस या ई एस लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है। आई के साथ हम हैज नहीं यूज करते, हैव लगाते हैं। तो आई के साथ में जो कहानी है वो एकदम अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से कहानी वहां पे चल रही होती है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल है, आपको ये टेबल भाई पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा से फिर से बता देता हूं। मी आपका ऑब्जेक्ट है किसके लिए? आई के लिए। अस आपका ऑब्जेक्ट है किसके लिए? वी के लिए। भाई इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज ही की क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में इस चीज पे आए हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस। माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है और आर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है वी के लिए। लेकिन अगर इनके पजेसिव डिटर्मिनर देखोगे तो ये माई हो गया और ये आर हो गया। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके इस टेबल से, तो सबसे ज्यादा टेबल से इस क्वेश्चन से आते हैं भाई यहां से। ठीक है, माइन, आर्स, माई, आर, इन सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे। ठीक है, आ जाओ भाई। अब बात करेंगे सेकंड पर्सन की। भाई सेकंड पर्सन यू अकेला होता है, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। हालांकि इसके रिफ्लेक्सिव दो होते हैं, एक योर सेल्फ और एक योर सेल्फ्स। क्योंकि यू अगर एक आदमी की बात कर रहा है तो योर सेल्फ, अगर यू एक से ज्यादा की बात कर रहा है तो आपका योर सेल्व्स, ये प्लूरल वाला। ठीक है,
आगे देखेंगे योर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है और योर आपका पजेसिव डिटरमिनर होता है। जब हम बात करते हैं भाई ही की, तो ही अपने आप में सब्जेक्ट है, हिम अपने आप में ऑब्जेक्ट है, हिज आपका पजेसिव डिटरमिनर भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो इस बात को नोटिस करेंगे, इस पे क्वेश्चन एडवांस्ड लेवल का बनाती है एसएससी। मेंस लेवल का क्वेश्चन अगर बनाएगी तो इस पे बनाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है, जैसे माई के बाद में नाउन का लिखना जरूरी है, वैसे ही हिज के बाद में नाउन का लिखना जरूरी है बेटा। लेकिन हिज डिटरमिनर भी है, यानी अगर उसके बाद में नाउन आ रखा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद में नाउन नहीं भी आ रखा है तो भी ठीक है, क्योंकि वो डिटरमिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, वो दोनों काम करता है। इसीलिए हम कह देंगे कि हिज आपका दोनों केस में सेम होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई। अगर हम बात करते हैं हर्ष की और अगर हम बात करते हैं हर की, हर आपका डिटरमिनर है और हर्ष आपका प्रोनाउन है। हर के केस में आपको यह देखना है कि ऑब्जेक्ट भी हर है और डिटरमिनर भी हर है। ऑब्जेक्ट में भी हर आ रहा है और डिटरमिनर में भी हर आ रहा है। ठीक है, इट की बात करेंगे भाई, तो इट अपने आप में सिंगुलर में इट रहता है। इसका रिफ्लेक्स मतलब ऑब्जेक्ट में भी इट और आपका सब्जेक्ट में भी इट। इसका कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पजेसिव डिटरमिनर होता है जो कि इट्स होता है। और ध्यान दीजिएगा, अरे यार ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो इट है और ये वाला जो इट्स है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसके डिफरेंस को अभी 1 मिनट के अंदर क्लियर करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लूरल के लिए हम लगाते हैं दे का ऑब्जेक्ट होता है भाई देम, रिफ्लेक्सिव केस होता है आपका देमसेल्व्स, देयर्स होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन और देयर होता है पजेसिव डिटरमिनर। ये पूरी की पूरी टेबल आपको यूज मतलब याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे भाई क्वेश्चंस बनते आए हैं हमेशा। एक बार इट में इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं भाई, इट्स वाले का डिफरेंस जान लेते हैं। एक आपने इट्स देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ, ये वाला इट्स, और एक आपने इट देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ, ये वाला इट्स। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? ये जो ऊपर टुमटुमी लगी रहती है, यानी कि ये जो ऊपर एपोस्ट्रोफी टाइप का आपका जो कॉमा लगा रहता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसका मतलब होता है इट इज। यानी कि मैं कह सकता हूं इसमें इट सब्जेक्ट है प्लस में इज आपकी वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की अगर आपको कहीं जरूरत है तो ये वाला लगाएंगे। और ये जो इट्स है, इसका मतलब है ये अपने आप में क्या होता है? डिटरमिनर। और कोई भी चीज अगर अपने आप में डिटरमिनर है तो भाई उसके लिए किस चीज की जरूरत रहती है? तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई डिटरमिनर लगाया है, यानी कि अगर आपने इट्स लिखा है, तो इसके बाद में नाउन को लिखना नेसेसरी होता है। तो इन दोनों के डिफरेंस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं बेटा। वन, वन सेल्फ और ये सब चीजें वन में पढ़ाएंगे। जो वन है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा नहीं होता है, और ये टेबल में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ाए गए हैं इसीलिए। अच्छा, कई बार आप ये भी पाएंगे कि ये जो इट है ना, इसको भाई हम इट हैज के लिए भी यूज कर लेते हैं। किसके लिए? इट हैज के लिए भी। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं भाई, इसी टेबल से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं और सारे के सारे लेटेस्ट एग्जाम्स से लिए गए क्वेश्चंस हैं। एज यू नो, हम सारी चीजें आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और लेटेस्ट कंटेंट पढ़ाते हैं। तो 2022 में क्वेश्चन आया था ये, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन में क्या एरर है। एसएससी सीएचएसएल में प्रीलिम्स में पूछा गया पिछले वाले में। जैसे ही इस वाले सीएचएसएल की आंसर की आ जाएगी, मुझे लगता है या तो आज आ जाएगी या परसों आ जाएगी, आपको तुरंत के तुरंत सारा उसका कंटेंट भी आपके बैचेज में ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, यस चौधरी, बेटा रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों को डिटेल में पढ़ाएंगे कल की क्लास में, परसों की क्लास में। 2 क्लास लगती हैं इस पे। प्रोनाउन में मैं बहुत तसल्ली से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये जरूरी चैप्टर है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो कल की और परसों की दोनों क्लासेस आपकी, कल तो संडे है, मंडे और ट्यूसडे 2 क्लासेस आपकी सिर्फ और सिर्फ इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव पे जाएंगी। तो उस चीज को थोड़ा सा साइड रख के और यहाँ पे फोकस करें कि वो क्या है। देखो भाई, आप सभी जानते हैं कि ये जो लास्ट में योर लगा रखा है, ये आपका क्या होता है? डिटरमिनर होता है। हमने अभी टेबल में क्या जाना था, मैं एक बार फिर से टेबल की तरफ लेके जाऊंगा आपको, कि ये जो योर है इसमें क्या है? ये तो प्रोनाउन है और ये डिटरमिनर है। अगर बेटा ये प्रोनाउन का और डिटरमिनर का डिफरेंस आपका क्लियर है, तो आप पाओगे कि ये योर क्या है? आपका डिटरमिनर है। बेटा क्या डिटरमिनर को बिना नाउन के लिख सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि इसके पीछे आपको नाउन लिखना पड़ेगा। तो आपने कहा कि चलो सर कार लिख देते हैं।
आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर कार। जैसे ही आपने कार लिखा तो बेटा गलती क्या होती है कि इस कार को हमने ना 2 बार रिपीट कर दिया, और हम हमेशा अवॉइड करते हैं लैंग्वेज में कि भाई रिपीटेशन आपको नहीं लानी है। अगर रिपीटेशन को हटाना है तो किस चीज का यूज करा जाता है भाई, प्रोनाउन का यूज करा जाता है। इसीलिए अगर आपने योर्स लिख दिया तो वो अपने आप में आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये मीनिंग भी आप नोट डाउन कर लेंगे कि योर्स का मतलब है यहाँ पे योर कार। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है, व्हेन सनातन आस्क्ड मिस्टर जिग्नेश फॉर अ फ्रेश इवोल्यूशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लिटिल डिड हिम नो दैट द रिजल्ट्स विल कम आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड। देखो काफी बड़ा सा सेंटेंस एसएससी ने इसमें दिया। ये भी अगेन अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इसको भी कब का क्वेश्चन पाओगे, ये भी रिसेंट एग्जाम में ही पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल 1 जून 2022 को शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर करेंगे भाई, जल्दी से आंसर करेंगे। वीडियो क्या अभी भी रुक रही है? अगर अभी भी रुक रही है तो आई होप टेक्निकल टीम को ये बात पता चल गई होगी कि वीडियो अटकती कैसे है, और वो कल संडे में बैठ के इस चीज़ का पूरा निपटारा करेंगे। ठीक है, बेटा यस, जो टेबल में रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक वाला पार्ट दिया है उस पर फोकस इसीलिए नहीं करा है क्योंकि बेटा उसको बड़े डिटेल में अलग से यूज कराऊंगा, इसीलिए नहीं वहां पर फोकस करा है। बस वो टेबल में इसलिए दे दिया है कि जब आप रिवीजन करोगे प्रोनाउन खत्म होने के बाद में तो आप सभी लोग उसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखो भाई, अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को यहां से पढ़ना शुरू करोगे तो देखो भाई धीरे धीरे इस चीज की आदत डालनी है। वैन आपका कंजंक्शन है, सनातन आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब का प्रयोग करना है, तो आस्क्ड आपकी वर्ब हो गई। और इस आस्क्ड को देख के हमने पता चला कि ये आपका किस चीज का सेंटेंस है भाई, आस्क्ड आपका पास्ट का है। और किसको पूछा, तो मिस्टर जिग्नेश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आना चाहिए, मैंने सिखाया है आप लोगों को। ठीक है, फॉर अ फ्रेश इवोल्यूशन, फॉर आपकी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन भी हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, ये बात भी आप जानते हैं। तो इवोल्यूशन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा इवोल्यूशन भाई, फ्रेश, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका आर्टिकल हो गया। ठीक है, किस चीज का इवोल्यूशन, तो आप देखोगे ऑफ आपकी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, और किसकी परफॉर्मेंस, हिज परफॉर्मेंस। तो यहां से भी आप कह दोगे कि यहां तक भी सेंटेंस करेक्ट है। और कब की बात कर रहे हैं, तो इन एक प्रेपोजिशन है, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है भाई ईयर। कौन सा ईयर भाई, फाइनेंशियल ईयर। और कौन सा वाला फाइनेंशियल ईयर, द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहां तक भी चीजें एकदम सही है। अब आप देखोगे क्योंकि ये क्लॉज आपकी कंजंक्शन से शुरू हुई थी तो अगली क्लॉज आपकी मेन क्लॉज होनी चाहिए बिना कंजंक्शन के, तो ये क्लॉज आपकी नेक्स्ट आ गई। अब आप देखोगे लिटिल से सेंटेंस को शुरू करा है भाई। एक बात आप देखना, मैंने आप लोगों को अभी ये इन्वर्जन नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी। वो बात यह है कि अगर किसी भी नेगेटिव वर्ड से, किसी भी नेगेटिव शब्द से अगर हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो वहां पे इन्वर्जन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं। इस बात को यहाँ पे बस छोटी सी डिटेल में लिख देता हूं कि अगर अगर हम किसी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, तब हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अब भाई ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए इन्वर्जन क्या होता है। बहुत शॉर्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन आ गया है। इन्वर्जन का मतलब होता है भाई सबसे पहले आपका नेगेटिव वर्ड आ गया जो भी है, प्लस में फिर आपने क्या यूज किया, नेगेटिव के बाद में आपको लगानी है हमेशा हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगाओगे अपना सब्जेक्ट और फिर आ गई आपकी मेन वर्ब। ठीक है, आ जाओ भाई अब इस चीज पे।
आप सभी को पता होना चाहिए कि लिटिल हो गया आपका और फ्यू हो गया, ये दोनों के दोनों आपके नेगेटिव शब्द होते हैं। तो अगर लिटिल से सेंटेंस को शुरू करा है, लिटिल से अगर हमने सेंटेंस को शुरू करा है तो इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन आएगा तो लिटिल के जस्ट बाद में भाई क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट, और फिर क्या आ गई, मेन वर्ब। ये तो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कैसे करते, तो देखिएगा, ये आपकी वर्ब है, आप सभी जानते हैं नो। वर्ब से जो इधर होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के इधर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर वर्ब के इधर है तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए था, अगर सब्जेक्ट है तो बेटा सब्जेक्ट में हिम का प्रयोग नहीं करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होता है, ही का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ही आपका यहाँ पे आ जाएगा, ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। बात क्लियर है। आगे अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो रिजल्ट नो दैट, क्या जानते थे, द रिजल्ट आपका सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, कम आपकी मेन वर्ब, कम आउट, कम आउट का मतलब है बाहर आना, और वर्स आपकी, वर्स का मतलब होता है बैड की एक कंपैरेटिव डिग्री, तो वर्स देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे खराब। तो एरर कहां पे आया भाई, हिम की जगह पे ही आ जाएगा। देखिएगा सेंटेंस इतना बड़ा सा लिखा, इतू सा उसमें छोटा सा एरर था। अब बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर। आंसर करिएगा, ये भी आप पाओगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 6 जून 2022 को, 6 जून 2022 को एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। बताएंगे जल्दी जल्दी। देखो, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू द सिनेमा टुगेदर। देखो, आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत में आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है भाई, करना होता है कि नहीं। दूसरा ये भी जानते हैं गो आपकी वर्ब है, और वर्ब से अगर इधर यूज करेंगे तो सब्जेक्ट होगा। तो माई फ्रेंड भी सब्जेक्ट है और ये मी भी सब्जेक्ट है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि मी तो ऑब्जेक्ट होता है। मी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी जगह पे हमें आई का प्रयोग करना है जो कि सब्जेक्ट होता है, तो हम लिखेंगे आई एंड माई फ्रेंड्स। दूसरा इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो कि हम अभी ना लिख के आपको बाद में बताएंगे। कायदे से ये होना चाहिए था माई फ्रेंड्स एंड आई को पीछे लिखते, क्यों लिखेंगे इस चीज को प्रोनाउन में ही आगे समझेंगे थोड़े दिन पढ़ने के बाद, मतलब प्रोनाउन की शायद लास्ट क्लास में इस चीज को हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। दी स्टूडेंट्स स्टॉप्ड देयर चैटर एज सुन एज देम नोटिस्ड। देखो भाई सेंटेंस को फिर से स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे। द स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, आप सभी लोग जान गए होंगे, और सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब की जरूरत थी, तो स्टॉप्ड आपकी वर्ब है, और भाई स्टूडेंट्स ने स्टॉप कर दिया। किस चीज को स्टॉप कर दिया, चैटर। बेटा चैटर का मतलब होता है जो आप चटर पटर करते हो ना, यानी कि जो आप बातें करते हैं वो। ठीक है, सो चैटर आपका हो गया, और किसका चैटर, यानी कि उनकी बातें। और कब उन्होंने बंद की, तो आप देखोगे एज सून एज आपका एक कंजंक्शन है। अगर बेटा कंजंक्शन आ गया तो कंजंक्शन के बाद में आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जरूरत होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको अगर नई भी लगे तो बेटा ये बात समझिएगा, क्योंकि ये बातें इसी तरीके से आपको कन्वे की जा सकती है, तो ये बातें ऐसे ही बताई जा रही हैं, है ना। देखो, दूसरा आप ऐसे देख सकते हैं, नोटिस आपकी वर्ब है, नोटिस करना, किसी चीज को नोटिस करना। अगर बेटा वर्ब है तो वर्ब के इस पक्ष में कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट होता है तो बेटा देम तो ऑब्जेक्ट था, तो देम की जगह पे दे का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, तो दे आपका आ जाएगा। ठीक है, दे आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक। अब देखो भाई, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं, सब्जेक्ट में देखो बॉयज भी दे रखे हैं और गर्ल्स भी दे रखी हैं, और इसके आगे जो लगाया है वो हिज लगाया है। मैं आपको वापस एक बार उस टेबल पे लेके चलना चाहूंगा जो टेबल हमने आपको पढ़ाई थी। और टेबल क्या थी भाई, टेबल दरअसल ये थी कि देखो, ही सिंगुलर होता है, ही के लिए हिज आता है, सी के लिए हर आता है, लेकिन ये दोनों ही सिंगुलर हैं। और अगर ये दोनों मिक्स हो जाएं या फिर प्लूरल का काम करें तो इनके लिए दे वाली चीजें यूज करती हैं, और दे वाली चीजें अगर यूज करी जाती हैं तो इसका मतलब है देयर आपको यूज करना पड़ेगा, ना कि हिज। तो आप यहाँ पे पाओगे कि जो हिज लगा रखा है वो गलत है, और वो गलत क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पे गर्ल्स की और बॉयज की यानी कि एक से ज्यादा की बात की गई है। हमें हिज सिंगुलर के लिए लगाना होता है, तो देयर का प्रयोग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलेंगे भाई आगे।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स ऑन September 5 एज अ टोकन ऑफ माइन ग्रेटिट्यूड। बेटा देखो, माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है और इसके पीछे आपका नाउन भी लिख रखा है, तो एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या ये सही है। बाकी मैं एक्सप्लेन तो करता ही हूं अभी इसको, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे, सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो भाई, यहां से देखना शुरू करेंगे। आई आपका सब्जेक्ट है, हैव आपकी वर्ब हो गई, आई के साथ में हम हैज का नहीं हैव का प्रयोग करते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। आई हैव मेड इट, मेड, आई हैव मेड आपकी मेन वर्ब हो गई, इट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या कर लिया मैंने, एक पॉइंट बना लिया है किस चीज के लिए, टू कॉल। टू आपका इन्फिनेटिव होता है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू प्लस V1 हो जाता है ये, ठीक है। टू कॉल, और किसको कॉल करनी है, माई टीचर्स, अपने टीचर्स को। कब कॉल करनी होती है बेटा, ऑन September 5। September 5 का मतलब है कि टीचर्स डे की बात कर रहा है। और क्यों कॉल करनी है, एज अ टोकन, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। और किसका ग्रेटिट्यूड बेटा, माइन ग्रेटिट्यूड लिख रखा है। माइन हम तब लगाते हैं जब वहां पे कोई भी आपका नाउन नहीं होता। अगर यहाँ पे नाउन दे रखा है तो माइन का नहीं माई का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, माई का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बेटा बहुत बढ़िया बात पूछी है इन्होंने, इनकम टैक्स ऑफिसर साहब ने, कि सर ये इट भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। बेटा ध्यान दीजिएगा, इट यहाँ पे डमी ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि इट कई बार डमी सब्जेक्ट हो सकता है, उसी प्रकार से इट कई बार डमी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। मेक वर्ब के साथ में स्पेशली ये स्ट्रक्चर आता है, मेक प्लस में इट, और फिर आगे हमने क्या बनाया है वो चीजें मेंशन। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, आपको धीरे धीरे सारी चीजें सिखाई जाएंगी, आपको बहुत सारे कॉलोकेशन सिखाए जाएंगे, और ये स्ट्रक्चर्स मैं कब पढ़ाऊंगा ये भी आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। ये जब हम इट के यूसेज पढ़ेंगे ना, तो वहां पे कुछ वर्ब आपको लिखाऊंगा जिनके बाद में इट लगाना, या फिर मैं ये कहूं कि जहां पे हम आपका कंजंक्शन पढ़ेंगे ये वहां पे भी पढ़ाए जाएंगे, तो चिंता मत करिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे भाई। द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर, द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा देखने में, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब करिएगा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट भाई, स्पीड में आंसर करेंगे सारे। खाना पानी लग रहा है देख के, लाइट नहीं। देखो, द स्मॉल कैफे ये आपका सब्जेक्ट हो गया भाई, और वो स्मॉल कैफे की लोकेशन बता दी गई एट द एंड ऑफ द रोड। कहाँ पे है, तो एट प्रेपोजिशन है, एट द एंड, और किस चीज के एंड पे, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, द रोड, रोड के एंड पे। उस स्मॉल कैफे के लिए वर्ब यूज करी इज, और बेटा अब आगे अकेला यूज कर दिया हर, तो गड़बड़ हो गई। क्यों बेटा, क्योंकि हर आपका डिटर्मिनर है, और हमें डिटर्मिनर कभी भी बिना नाउन के यूज नहीं करने होते, इसीलिए हमें हर्ष लिखना पड़ेगा, जो कि अपने आप में प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है। अब बहुत सारे बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर डिटर्मिनर में और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। बेटा देखो, इनको आप पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और एसएससी को भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चीज़ें हमें पता है कि अगर ये डिटर्मिनर के तरीके से बोलेंगे तो इसमें ना एक चीज़ खास आ जाती है। क्या आ जाती है, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव को हम अकेला लिख सकते हैं, मैंने कहा सी इज ब्यूटीफुल, लिख दिया, बिना नाउन के भी लिख दिया। और हम एडजेक्टिव को नाउन के साथ भी लिख सकते हैं, हमने लिखा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लिख दिया। तो नाउन के साथ भी एडजेक्टिव को लिखा जा सकता है और बिना नाउन के भी लिखा जा सकता है, लेकिन डिटर्मिनर सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ लिखे जा सकते हैं। हम कह सकते हैं हर बुक, या हर लुक्स, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अकेला हर नहीं लगा सकते, है ना। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना चाहिए कि डिटर्मिनर जो होते हैं वो अकेले नहीं आते हैं, एडजेक्टिव आ जाते हैं, तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द सीट विच यू आर सिटिंग ऑन इज माई। डिक्टो उसी तरीके का क्वेश्चन, ये भी सीजीएल मेंस में पूछा गया था भाई, डिक्टो उसी तरीके का क्वेश्चन। देखो, द सीट आपका सब्जेक्ट है, और कौन सी सीट, विच यू आर सिटिंग ऑन, जिस सीट पे आप बैठे हैं, इज वो किसकी है, माई। बेटा माई नहीं लिखना पड़ेगा, माइन लिखना पड़ेगा,
क्योंकि आपको प्रोनाउन की ज़रूरत है, डिटर्मिनर की नहीं। ठीक है? तो भाई आज की चीज़ों को यहीं पे विराम देंगे। विराम इसलिए भी देंगे क्योंकि यहाँ से अगर मैं नया शुरू करूँगा तो वो शुरू करना पड़ेगा मुझे इट का, यूसेज ऑफ इट। तो कल हम पढ़ेंगे इट के यूज और देयर के यूज, मतलब परसों। कल का मतलब परसों, संडे को क्लास नहीं होती। तो परसों जो मंडे को आपकी क्लास होगी उसमें इट और देयर के यूज पढ़ेंगे। पहले इट पढ़ेंगे, फिर देयर पढ़ेंगे, और फिर दोनों में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा। सभी लोग 2 बजे की क्लास में ज़रूर आएंगे। मैं फटाक से दूसरे स्टूडियो जाऊँगा जहाँ पे ये वीडियो अटकेगी नहीं, जिससे कि आप प्रॉपर क्लास देख पाएँ। तो अभी मैं जैसी क्लास ख़त्म करता हूँ तो तुरंत ही निकल जाऊँगा जहाँ पे वीडियो ना अटके और आप पूरे अच्छे से क्लास को देख पाएँ। बाकी जिन बच्चों को ये डाउट हो रहा है सर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, बेटा इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ अभी प्रोनाउन की दूसरी क्लास है। मिनिमम 10 क्लास आपकी प्रोनाउन की होंगी, मिनिमम 10 क्लास होंगी, कम से कम 10 क्लास होनी ही होनी है। तो घबराइए नहीं, हर चीज़ को इतनी ही शालीनता से, हर चीज़ को इतनी ही डेडिकेशन के साथ में पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ें आज आपको पढ़ाई गई हैं इसकी सीट अभी मैं अपलोड करा दूंगा। एक सीट मिलेगी जो कि प्रोनाउन की टेबल पे बेस्ड होगी, उस सीट को आपको ज़रूर लगाना है, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो कल की क्लास में आके पूछ लेंगे। सो सिर्फ इतना ही रखेंगे आज के लिए। बाकी मिलते हैं कल 2 बजे की क्लास में, ज़रूर सभी बच्चों को आना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।